नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, इसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास को हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए करने वाले हैं। हिस्ट्री की ये क्लास होने वाली है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आ जाओ और सभी लोग सेशन को एक बार शेयर भी कर दो। पहले प्रश्न की बात करेंगे, बरीद कौन होते थे? बताइएगा। पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, बरीद कौन होते थे? शाही कारखाने के कर्मचारी होते थे, शाही अंगरक्षक होते थे, लेखा परीक्षक होते थे, या फिर गुप्तचर अधिकारी होते थे? पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो बरीद कौन होते थे? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक सेशन पहुंच सके, उन लोगों के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेंगे। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे तो जो बरीद होते थे ये कौन होते थे? ये गुप्तचर अधिकारी होते थे। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर देंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर हम लोग गुप्तचरों की बात करते हैं, जो ये गुप्तचर लोग हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए और आपसे पूछा भी गया है कि इन गुप्तचर लोगों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने गुप्तचरों को क्या कहा है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे गूढ़ पुरुष का है। ठीक है, क्या कहा है? तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा है, याद रखिएगा। बरीद कौन होते थे? तो बरीद गुप्तचर अधिकारी होते थे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? भू राजस्व में वृद्धि कर रहे हैं, गुप्तचर प्रणाली का गठन कर रहे हैं, शराबबंदी कर रहे हैं, या फिर सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान कर रहे हैं? देखो, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो समय है वो है 1296 से लेकर के 1316 का। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का समय है। अलाउद्दीन पहले राजा है जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने नगद वेतन देने की शुरुआत की। सैनिकों को क्या किया? सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने और क्या किया? इन्होंने दाग प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, क्या किया? तो इन्होंने दाग प्रथा और हुलिया प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, याद रखेंगे, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा की शुरुआत की। इसके अलावा दक्षिण भारत की विजय करने वाले पहले राजा हैं। ठीक है, क्या होगा? तो दक्षिण भारत की विजय करने का जो श्रेय है वो सबसे पहले किसको जाता है? तो दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, इनके संदर्भ में बात करेंगे तो इनको और क्या करते हैं? तो इनको सिकंदर ए सानी, सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो सिकंदर ए सानी, सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। इन्हीं के दरबार में अमीर खुसरो निवास करते थे। ठीक है, अमीर खुसरो जो है इन्हीं के दरबार में निवास करते थे, जिन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अमीर खुसरो इन्हीं के दरबार में रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व में वृद्धि की थी। बिल्कुल एक बात एकदम सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? भू राजस्व को बढ़ा करके 50% तक कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को बढ़ा करके 1/2 50% तक कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में गुप्तचर प्रणाली को गठन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और किसी तरीके का विरोध ना हो पाए, किसी तरीके का विद्रोह ना होने पाए, उसके लिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने दरबार में शराबबंदी कर दी थी। सैन्य अधिकारियों को जागीर प्रदान किया था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो अपने सैन्य अधिकारियों को जो अतिरिक्त जागीरें प्रदान की गई थी, उन सारी जागीरों को जब्त कर लिया था। और उन सारी जागीरों को जब्त करके इसने क्या किया था? इसने खालसा भूमि में परिवर्तित करवा दिया था। खालसा भूमि, खालसा भूमि क्या होती थी? तो खालसा भूमि की अगर हम लोग बात करेंगे तो खालसा भूमि कृषि योग्य भूमि होती थी। ठीक है, खालसा भूमि क्या होती थी? खालसा भूमि की अगर हम लोग बात करेंगे तो कृषि योग्य भूमि होती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? तो जो सैन्य अधिकारियों को जो अतिरिक्त जागीरें प्रदान की गई थी, उन सभी जागीरों को अलाउद्दीन खिलजी ने जब्त कर लिया था और उन्हें खालसा भूमि, कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करवा दिया था। तो ऑप्शन संख्या डी जो है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1298 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी? हलाकू है, चंगेज खां है, तैमूर है, या फिर शाहरुख है? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करते चलेंगे। इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलो फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा। अच्छा देखो, अगर आपसे पहला मंगोल आक्रमणकारी पूछा जाए, ठीक है, अगर
आपसे पहला मंगोल आक्रमणकारी पूछा जाए तो पहला मंगोल कौन था, तो आप आंसर करोगे किसको, चंगेज खां को। पहला मंगोल आक्रमणकारी कौन था, तो आप आंसर करोगे चंगेज खां, पहला मंगोल आक्रमणकारी था। और इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग तिमुचिन भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को हम लोग तिमुचिन भी कहते हैं। चंगेज खां का ही दूसरा नाम क्या था, तिमुचिन भी था। ठीक है, पहला मंगोल आक्रमणकारी था। और ये किसके समय में, तो ये इल्तुतमिश के समय में सिंधु नदी के किनारे तक आ जाता है। याद रखेंगे किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में सिंधु नदी के किनारे तक आ जाता है। 1298 में आपसे पूछ रहा है किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी, तो हलाकू होंगे, चंगेज खां होंगे, तैमूर होंगे या फिर शाहरुख होंगे। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आप आंसर कर दोगे इसको, हलाकू के। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व किसने किया था। रजिया की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग रजिया की बात करें तो रजिया का जो समय है वो क्या है, तो वो है 1236 से लेकर के 1240 का रजिया सुल्तान का समय है। रजिया आपको पता है कि ये भारत की पहली क्या है, तो पहली मुस्लिम महिला शासिका है। ठीक है, क्या है, तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका है। कौन है, रजिया सुल्तान। अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका है रजिया सुल्तान। समय है इनका 1236 से लेकर के 1240 का। जब ये सुल्तान बनती हैं तो बहुत सारे मुस्लिम अमीरों ने क्या किया, इनका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या किया, तो बहुत सारे मुस्लिम अमीरों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो जो विरोध हो रहा था उसमें नेतृत्व किसने किया, कबीर खां, बलबन, अलाउद्दीन कुची या फिर निजामुल मुल्क जुनैदी, कौन हो जाएगा। तो बहुत सारे उस समय के जो मुस्लिम अमीर थे वो किसी महिला की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई महिला सुल्तान बने और उनको आदेश दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे निजामुल मुल्क जुनैदी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, डी आंसर कर दोगे, निजामुल मुल्क जुनैदी। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया, बताइएगा। एकता व्यवस्था की जो है, एकता मतलब क्या होता था। एकता की अगर हम लोग बात करेंगे तो एकता होता था भूमि का टुकड़ा। ठीक है, एकता मतलब क्या होता था, एकता मतलब होता था भूमि का टुकड़ा होता था। ठीक है, भूमि का टुकड़ा होता था जिसको क्या कहते थे, जिसको जागीर भी कहा जाता था। ठीक है, जिसको क्या करते थे, जिसको जागीर भी कहा जाता था। तो एकता का मतलब होता था भूमि के टुकड़े से। तो भूमि का टुकड़ा या फिर जागीर जो व्यवस्था है, तो ये किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर इल्तुतमिश। क्या आंसर कर देंगे, तो करेक्ट आंसर जो जाएंगे वो जाएंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएंगे, इल्तुतमिश हो जाएंगे। अच्छा, इल्तुतमिश बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, इल्तुतमिश की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो इनका जो समय है वो है 1211 से लेकर के 1236 का इनका समय है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने क्या किया है, इन्होंने पहले राजा हैं जिन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले राजा जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। याद रखिएगा क्या किया, जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले ऐबक थे, लेकिन ऐबक ने लाहौर से शासन किया था, उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। दूसरी चीज बात करेंगे तो पहले राजा हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। अगर हम लोग इनसे पहले बात करें तो ऐबक थे, और ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने चांदी का टंका चलवाया। ठीक है, चांदी की क्या किया, तो चांदी का टंका, और क्या करेंगे, और तांबे की जीतल नामक मुद्रा चलवाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो तांबे की जीतल नामक मुद्रा चलवाते हैं, चांदी का टंका और तांबे की जीतल नामक मुद्रा चलवाते हैं। इसके अलावा 1229 में खलीफा से अपने पद की स्वीकृति भी लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 1229 में खलीफा से पद की स्वीकृति भी लेते हैं। 1229 में अगर हम लोग बात करेंगे तो खलीफा से क्या करते हैं, तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति भी लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके समय में और क्या हो रहा है, इन्होंने एकता व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, क्या किया, तो इन्होंने एकता व्यवस्था की शुरुआत की। और क्या किया इन्होंने, इन्होंने तुर्कान चहलगानी, ठीक है, 40 तुर्क सरदारों के एक दल का गठन किया, तुर्कान चहलगानी। ठीक है, 40 तुर्क सरदारों के एक दल का गठन किया है, तुर्कान चहलगानी का गठन किया है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इल्तुतमिश को सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे तो आप आंसर करोगे ऐबक, लेकिन अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक किसको आप आंसर करोगे, इल्तुतमिश को करोगे। याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इल्तुतमिश के सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो सबसे पहले कौन हो रहा है, तो सबसे पहले ऐबक राजा बन रहे हैं।
ठीक है। ऐबक का समय क्या है, तो ऐबक का समय है 1206 से लेकर के 1210 का। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ऐबक जो है ये चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाती है इनकी। ठीक है, घोड़े से गिरने के कारण क्या हो जाता है, चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चौगान खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक की मृत्यु के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐबक की मृत्यु के बाद कौन राजा बन रहा है, तो इनका बेटा आराम शाह राजा बन रहा है। लेकिन आराम शाह क्या है, तो आराम शाह एक अत्यंत विलासी राजा था और कमजोर राजा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो दिल्ली के जो अमीर और सैन्य अधिकारी थे वो इससे परेशान हो जाते हैं और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश का चयन किया कि नहीं आप आइए और दिल्ली के क्या करिए, सुल्तान बनिए। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, याद रखिएगा क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, तो दिल्ली के अमीरों और सैन्य अधिकारियों के कहने पर इल्तुतमिश आते हैं और आराम शाह को गद्दी से हटा करके खुद राजा बनते हैं। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया। महमूद गजनवी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गजनवी ने 1000 से लेकर के 1027 के बीच में कुल कितनी बार, तो कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार, तो कुल 17 बार। ठीक है, क्या करता है, गजनवी आक्रमण करता है। ठीक है, अगर आपसे सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण पूछे, अगर आपसे सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण आपसे पूछा जाए, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, तो आप आंसर क्या करोगे, तो सबसे महत्वपूर्ण गजनवी का जो आक्रमण था वो था 1025 में। कहां पर, तो सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर जो इसने 1025 में आक्रमण किया है, ये गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, याद रखिएगा। ठीक, अगर आपसे अंतिम आक्रमण पूछ ले गजनवी का, अंतिम आक्रमण कब था, तो अंतिम आक्रमण होता है 1027 में। किसके खिलाफ, तो जाटों के खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा जाटों के खिलाफ क्या हो जाएगा, इसका अंतिम आक्रमण होता है गजनवी का। ठीक, और क्या हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करते हैं तो 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, गजनवी की क्या हो जाती है, तो 1030 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब जब गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो क्या होगा, तो भारत के जो उस समय राजपूत राजा थे, राजपूत कई सारे राजपूत राजाओं ने मिलकर के एक संघ का नेतृत्व किया गजनवी को पराजित करने के लिए। और इस संघ का नेतृत्व कौन कर रहा है, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, जयपाल या फिर मेहरपाल। तो आंसर क्या कर दोगे आप लोग, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करते चलेंगे। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर आप क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे सी कर दोगे, जयपाल ने नेतृत्व किया था। ठीक है, किसने, जयपाल ने नेतृत्व किया था। गजनवी पहला राजा है जिसने क्या किया है, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, गजनवी पहला राजा है जिसने क्या किया, जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया है। याद रखिएगा क्या है, तो गजनवी पहला राजा है जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया है। और इसके सिक्कों पर आपको क्या होगा, तो इसके सिक्कों पर आपको संस्कृत में लेख मिलते हैं। सिक्कों पर क्या होगा, तो संस्कृत लेख मिलते हैं। ठीक है, सिक्कों पर क्या होगा, तो संस्कृत लेख मिलते हैं गजनवी के सिक्कों पर। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गोरी के द्वारा परास्त किया गया पहला भारतीय शासक कौन था। गजनवी के द्वारा, अगर सॉरी गोरी की बात हो रही है, मोहम्मद गोरी के द्वारा परास्त किया गया पहला भारतीय शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय। जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो मोहम्मद गोरी ने पहली बार जिस भारतीय राजा को हराया वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, पृथ्वीराज चौहान को हराया। कहाँ कब हराया, तो आप आंसर करोगे तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, कौन से, तो तराइन के जो द्वितीय युद्ध हो रहा है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हो रहा है, कब हो रहा है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा है 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करते हैं। पहला वाला जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुए थे, लेकिन दूसरा जो युद्ध होगा 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी सॉरी ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, चौहान की अगर हम लोग बात करें तो जो ये चौहान है इनके संदर्भ में आप याद रखिएगा ये कौन थे, तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, कभी भी पृथ्वीराज प्रथम या द्वितीय मत कर दीजिएगा, कई बार हो सकता है आपसे एग्जाम में पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय तृतीय करके पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाइए। तो याद रखेंगे जो पृथ्वीराज तृतीय थे यही चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। और इनको हम लोग क्या करते हैं, तो इनको हम लोग राय
पिथौरा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको राय पिथौरा भी कहते हैं। और एक बात याद रखेंगे इनके संदर्भ में, इनके जो दरबारी थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है चंद्रवरदाई नाम है। ठीक है, क्या नाम है, तो उनका नाम है चंद्रवरदाई। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्या नाम है, तो पृथ्वीराज रासो इनकी पुस्तक का नाम है, जिसे हिंदी में महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक और पुस्तक है, इसी से मिलती जुलती एक और पुस्तक है, उसको भी आप याद रखिएगा, नहीं तो कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाओ। एक और पुस्तक है, वो कौन सी है, वो है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय की अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे जयानक को करोगे। ठीक है, किसको, जयानक को। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गजनवी के भारत आक्रमण के समय अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, बताइएगा। तो अगर हम लोग गजनवी की बात करें तो गजनवी के दरबार में कौन कौन निवास करता था, तो देखो उतबी निवास करता था। अगर हम लोग उतबी की पुस्तक की बात करेंगे तो उतबी की पुस्तक का नाम क्या है, उतबी की पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी। ठीक है, क्या नाम है, तो जो उतबी है, उतबी की पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके दरबार में फिरदौसी भी निवास करता था। ठीक है, कौन, फिरदौसी भी निवास करता था। फिरदौसी की पुस्तक की बात करेंगे तो फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है, शाहनामा है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके दरबार में अल बरूनी भी निवास करते थे। ठीक है, कौन, अल बरूनी भी निवास करते थे गजनवी के दरबार में। अल बरूनी की पुस्तक की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, क्या करेंगे, किताब उल हिंद। या फिर इसी पुस्तक को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं तहकीक ए हिंद। याद रखेंगे, क्या कहेंगे, तो तहकीक ए हिंद भी कह सकते हैं। ठीक है, अल बरूनी की पुस्तक का नाम है। और अल बरूनी के संदर्भ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है कि ये पुराणों का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, पहला मुस्लिम कौन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे करने वाला, पहला मुसलमान, अगर हम लोग बात करेंगे पहला जो मुसलमान है, जो पहला मुस्लिम है वो कौन है, तो वो अल बरूनी है। याद रखिएगा, तो अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या कर दोगे, किताबुल हिंद कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था। देखो पानीपत की अगर हम लोग बात करें तो पानीपत के 3 युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, पानीपत के अगर हम लोग बात करेंगे तो पानीपत के अगर हम लोग युद्धों की बात करते हैं, ठीक है, तो पानीपत के अगर हम लोग युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हो रहे हैं। पहला युद्ध जो है वो कब हो रहा है, तो वो हो रहा है 1526 में हो रहा है। किसके किसके बीच होगा, तो आप आंसर करोगे बाबर और, ठीक है, क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, किसके, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला पानीपत का युद्ध हो रहा है। दूसरा अगर हम लोग युद्ध की बात करेंगे तो दूसरा कब हो रहा है, तो दूसरा होगा 1556 में होगा। किसके किसके बीच होगा, तो अकबर और हेमू के बीच हो रहा है। ठीक है, किसके, अकबर और हेमू के बीच हो रहा है। तीसरे युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा युद्ध कब हो रहा है, तो तीसरा युद्ध हो रहा है 1761 में हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है, 1761 में। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हो रहा है, दूसरा कब हो रहा है, तीसरा कब हो रहा है, तो आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो तीसरा युद्ध जो है ये हो रहा है मराठों के बीच, और मराठों और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान था, मराठों और अहमद शाह जो कि अफगान है। तो मराठों और अफगानों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करते हैं तो मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था, मल्हार राव, सदाशिव राव, नाना फडणवीस या फिर बाजीराव प्रथम। आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, सदाशिव राव। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, तो सदाशिव राव। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है आपसे कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के युग को अंधकार का युग कहा जाता है। दूसरा कथन आपसे कह रहा है वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय अस्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ किया। आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो क्या आंसर कर देंगे, तो देखो अगर हम लोग 8वीं से 13वीं शताब्दी की बात करेंगे तो इस युग को अंधकार का युग कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है, क्योंकि इस दौरान कोई आपको महत्वपूर्ण राजा नहीं देखने को मिलेगा, सब छोटे छोटे राजा देखने को मिलेंगे और इस समय कोई बढ़िया अच्छा इतिहासकार भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इतिहास की जानकारी इस काल की नहीं हो पाती, स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती है, तो इसलिए इसको अंधकार का युग कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। और भारत की अनेक संस्थाओं ने, जैसे अगर हम सामंती व्यवस्था की बात करें, जो सामंतवाद है, सामंती व्यवस्था की बात करें तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं
हैं जिन्होंने इसी समय अस्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ किया, तो ये भी बिल्कुल एकदम सही बात है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न की, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है, किसका कथन है। देखो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में कोटेशन बहुत पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये आपसे स्टेटमेंट पूछा गया, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है, किसका कथन है। मोहम्मद अजीज अहमद, मोहम्मद हबीब, राम प्रसाद त्रिपाठी या फिर सतीश चंद्रा। 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कर दीजिएगा। चलो जल्दी से 12वें प्रश्न का सभी मेरे भाई आंसर कर देंगे, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएंगे, राम प्रसाद त्रिपाठी का कथन है। किसका, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, राम प्रसाद त्रिपाठी का कथन है। आगे बढ़िएगा, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। सबसे पहले तो ये एक प्रश्न आपसे बन सकता है, किस विभाग की स्थापना किसने की थी, तो इस विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने की है, तो दीवाने मुस्तखराज की अगर हम लोग बात कर लें, किस विभाग की स्थापना किसने की है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना की गई थी, तो कृषि विभाग में सुधार के लिए, जागीरदारी व्यवस्था में सुधार के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार के लिए, या फिर बकाया लगान था उसकी वसूली के लिए। तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज जो है ये राजस्व विभाग था, और इसका काम क्या था, तो इसका काम था जो बकाया लगान है उसकी वसूली करना। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़िएगा, किसका संबंध आर्य समाज से, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, आर्य समाज की बात करेंगे। ठीक है, किसकी, आर्य समाज। तो आर्य समाज जो है, आर्य समाज इसकी स्थापना कब हो रही है, इसकी स्थापना हो रही है 1875 में, और कौन कर रहे हैं, तो दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो दयानंद सरस्वती जो हैं ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे बंबई था। लेकिन क्या होता है, 2 साल बाद 1877 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो 1877 में मुख्यालय इसका चेंज करके कहाँ पर, लाहौर बना दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, लाहौर में। आर्य समाज ने क्या किया था, तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, कौन सा, तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, और कौन सा आंदोलन चलाया था, और गौरक्षा आंदोलन चलाया था। ठीक है, क्या करेंगे, तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन और गौरक्षा आंदोलन चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। आर्य समाज के प्रवर्तक कौन है, तो दयानंद सरस्वती हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो रही है। किसका संबंध आर्य समाज से, आप आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, एनी बेसेंट। ठीक है, ये आर्य समाज से जुड़ी थी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित है। देखो तत्वबोधिनी अगर हम लोग बात करेंगे, पत्रिका बात करेंगे, सभा की बात करेंगे, तो ये 1839 में आ रही है। ठीक है, कब, तो इसका प्रारंभ हो रहा है 1839 में। और कौन संबंधित है, तो राजा राम मोहन राय, द्वारिका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर केशव चंद्र सेन। क्या आंसर कर दिएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबोधित है, कौन संबंधित है, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे इस प्रश्न का। तो तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, कौन है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कॉमनवेल्थ पत्र से किसका संबंध है, कॉमनवेल्थ पत्र से किसका संबंध है, ए ओ ह्यूम का, मदन मोहन मालवीय का, महात्मा गांधी का, या फिर एनी बेसेंट का। देखो 2 पत्रिकाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एक तो कॉमनवेल्थ है। ठीक है, कौन सी है, तो एक अगर हम लोग बात करते हैं तो एक है कॉमनवेल्थ, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है न्यू इंडिया। ठीक है, कौन सी है, तो एक है कॉमनवेल्थ, दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है न्यू इंडिया। तो ये 2 पत्रिकाएं हैं, और इन दोनों पत्रिकाओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों पत्रिकाओं का संबंध किससे है, आप आंसर कर दोगे एनी बेसेंट। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट के संदर्भ में याद रखेंगे कि ये कहाँ से, किस देश से भारत आई थी, तो ये आयरलैंड से भारत आई थी। ठीक है, कहाँ से, आयरलैंड से भारत आई थी। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की ये अध्यक्षता करती हैं। ठीक है, कौन से, तो 1917 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही हैं, और पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्या है, तो कांग्रेस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहली महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहली महिला अध्यक्ष हैं,
एनी बेसेंट। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की। क्या आंसर करोगे, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, आशुतोष मुखर्जी या फिर राजकुमार शुक्ला। क्या आंसर कर दोगे, करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे किसको, आशुतोष मुखर्जी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिए, त्रिपुरी जहां पर 1939 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहां पर स्थित है। देखो अगर हम लोग त्रिपुरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1939 का कांग्रेस अधिवेशन होता है, और इसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो याद रखिएगा इसमें अध्यक्ष पद के लिए क्या होता है, विवाद होता है। अध्यक्ष पद के लिए दो लोग खड़े हो जाते हैं। कौन कौन खड़े होंगे, एक तो नेताजी खड़े हो जाते हैं, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे कौन खड़े हो जाते हैं, दूसरे गांधी जी के प्रतिनिधि हैं पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, कौन है, तो दूसरे जो गांधी जी के प्रतिनिधि हैं कौन है, तो पट्टाभी सीतारमैया। तो दो लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होगा, और इस त्रिपुरी अधिवेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो दो लोग खड़े हो जाएंगे, नेताजी और पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इसमें हार जाते हैं, और जब ये पट्टाभी सीतारमैया जो कि गांधी जी के प्रतिनिधि हैं, और जब ये हार जाते हैं तो गांधी जी को इस चीज का बड़ा बुरा लगता है, और गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि गांधी की हार है। ठीक है, क्या है, तो ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि गांधी की हार है। और गांधी जी के इस इमोशनल स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, नेताजी का विरोध होना प्रारंभ हो जाता है, और नेताजी क्या कर देते हैं, नेताजी त्याग पत्र दे देते हैं। आगे चल करके क्या होता है, नेताजी त्याग पत्र दे देते हैं, और जब नेताजी त्याग पत्र दे देंगे तो 1939 में जो ये त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा है, यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर अध्यक्ष फिर बनाया जाएगा किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब त्याग पत्र दे देते हैं तो अध्यक्ष कौन बनेगा, राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। ठीक है, अब पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए थे, जो गांधी जी के प्रतिनिधि थे, हार जाते हैं। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा है। इस त्रिपुरी अधिवेशन, ये जो त्रिपुरी अधिवेशन है ये कहाँ पर है, तो गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा या फिर मध्य प्रदेश। क्या आंसर कर दोगे, करेक्ट आंसर क्या कर देंगे, तो ये आपको ऑप्शन संख्या डी मध्य प्रदेश के कहां पर, तो जबलपुर में देखने को मिलेगा। त्रिपुरी कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा कहां पर, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो त्यागपत्र देने के बाद जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और 1939 में ये क्या करते हैं, तो 1939 में ये एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की और कब की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान किस नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, बताइएगा। तो असहयोग आंदोलन जो है ये आपका 1920 से लेकर के क्या होगा, 1922 तक असहयोग आंदोलन चलता है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को क्या होगा, 5 फरवरी 1922 को अगर हम लोग बात करते हैं तो गोरखपुर में, ठीक है, कहाँ पर, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा फैल जाती है। क्या हो जाता है, चौरा चौरी नामक स्थान पर क्या होता है, चौरा चौरी हिंसा हो जाती है, और इसी हिंसा के कारण गांधी जी क्या कर देते हैं, गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। असहयोग आंदोलन क्या कर देते हैं, गांधी जी स्थगित कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 तक चला था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा फैल जाने के कारण गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो जब यह असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान किस नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या हम लोग कर देंगे किसको, बी कर देंगे, जो है सॉरी हम लोग क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो आप आंसर कर दोगे सी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, किसने, तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, तो इस समय अपनी वकालत को छोड़ दिया था। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो आप सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ, 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति कौन थे, चलो जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, पहला जो विश्व युद्ध है ये शुरू हो गया है 1914 से लेकर के 1918 के दौरान।
ठीक है। 1914 से लेकर के 1918 के दौरान पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, और जब पहला विश्व युद्ध शुरू होता है तो इस दौरान काबुल में अंतरिम सरकार, एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाती है। और इस अस्थायी सरकार में राष्ट्रपति कौन थे? रासबिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला या फिर लाला हरदयाल? क्या आंसर कर दोगे आप सभी लोग? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे राजा महेंद्र प्रताप। ये क्या थे? ये राष्ट्रपति थे। और बरकतुल्ला की बात करेंगे तो इस अस्थायी सरकार भी प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 1915 में काबुल में एक गठित अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राजा महेंद्र प्रताप, और बरकतुल्ला की बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और इनको, इनकी जो ये जो अंतरिम सरकार बन रही है, इसको मान्यता किसने किसने दी थी? तो याद रखिएगा, रूस और जर्मनी ने, ठीक है। किसने? तो रूस और जर्मनी ने इनकी अंतरिम सरकार को क्या किया था? मान्यता दिया था, ठीक है। इनको क्या किया था? इनको वैलिड किया था, मान्यता प्रदान किया, ठीक है। रूस और जर्मनी ने मान्यता प्रदान किया, ठीक। आगे बढ़िएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं रहा? कौन ऐसा नेता है जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या होगा? तो बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है, मोतीलाल नेहरू है, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? कौन कांग्रेस का एक ऐसा नेता है जो कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाया? करेक्ट आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की। महाराष्ट्र में क्या किया है? तो 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की है। इसके अलावा 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। महाराष्ट्र में क्या किया? तो इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। इसके अलावा इनकी आपको दो पत्रिकाएं देखने को मिलती हैं। एक आपको मराठा पत्रिका देखने को मिलती है। मराठा जो पत्रिका है वो कौन सी भाषा में? तो वो अंग्रेजी भाषा में। मराठा पत्रिका इनकी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और दूसरी जो इनकी पत्रिका है वो है केसरी। तो केसरी पत्रिका जो है वो कौन सी भाषा में? तो वो मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? तो गीता रहस्य, ठीक है। क्या है? तो गीता रहस्य जो है ये इनकी पुस्तक का नाम। गीता रहस्य क्या हो जाएगा? तो इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने और क्या किया है? तो इन्होंने 1916 में, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। क्या किया? तो इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1856 की विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में कौन उत्तरदायी था? एक प्रश्न देखो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये पारित कब हुआ? तो 1856 में। एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ? तो आप आंसर करोगे 1856 में। कौन उत्तरदायी था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद विद्यासागर? चलो जल्दी से बताना, तो क्या हो जाएगा? तो कौन जिम्मेदार था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर अक्षय कुमार दत्त? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, ईश्वरचंद विद्यासागर। अच्छा, इनकी एक पुस्तक भी आपको मिलती है, पुस्तक का नाम क्या है? तो सोम प्रकाश, ठीक है। क्या नाम है? तो इनकी एक पुस्तक भी आपको मिलती है, याद रखिएगा पुस्तक का नाम क्या है? तो सोम प्रकाश। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए कब शहीद हुए थे? बाबू कुंवर सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने 1857 की क्रांति में, ठीक है, क्या किया है? तो 1857 की क्रांति में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया, ठीक है। कहाँ से? कुंवर सिंह की बात करेंगे तो बिहार से क्या कर रहे हैं? तो बिहार से नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। बिहार में कहाँ से? तो जगदीशपुर आरा से, ठीक है। कहाँ पर? तो जगदीशपुर आरा से। जगदीशपुर आरा से क्या कर रहे हैं? तो बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह। और ये एकमात्र क्रांतिकारी हैं जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुए, याद रखिएगा। क्या हुए थे? ये एकमात्र क्रांतिकारी हैं जो 1857 की क्रांति में कभी भी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी बताइएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अक्टूबर 1857, दिसंबर 1857, फरवरी 1858 या फिर अप्रैल 1858? क्या आंसर कर दोगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अप्रैल 1858 में ये शहीद हुए थे, ठीक है। लेकिन ये कभी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब की राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? बताइएगा। पंजाब की राजा अगर हम लोग बात करेंगे रणजीत सिंह की बात करते हैं तो ये किस से संबंधित है? आहलूवालिया, सिंधिया वालिया, सुकर चकिया या फिर रामगढ़िया? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे सी कर दोगे, सुकर चकिया मिसल से। ठीक है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित। ऑप्शन संख्या सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एज ऑफ कंसेंट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग एज ऑफ कंसेंट भी कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट या फिर सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है, 1891 में आ रहा है और उसके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या, 14 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। चलो जल्दी से बता दिएगा क्या हो जाएगा। तो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? करेक्ट आंसर क्या कर दोगे आप? कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, 12 वर्ष। ठीक है, कितनी, तो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई? देखो, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 में हो रही है। कौन कौन करेंगे, तो दो लोग कर रहे हैं। कौन कौन, तो एक है महादेव गोविंद रानडे और दूसरे कौन है, दूसरे हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, याद रखिएगा। तो दो लोग हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की है। किससे प्रभावित होकर के करते हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर महादेव गोविंद रानडे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे बी, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? अंग्रेजों के द्वारा बड़े भूभाग की प्राप्ति करना, अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि करना, मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति मराठा अधीनीकरण। चलो जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, क्या होगा, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है और डेट क्या है मराठा युद्ध की, अगर हम लोग बात करेंगे समय क्या है, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है 1775 से लेकर के 1782 के दौरान पहला आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध के बाद क्या होगा, 1782 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1782 में सालबाई की संधि हो रही है। ठीक है, कौन सी, तो सालबाई की संधि हो रही है। कब, 1782 में सालबाई की संधि हो रही है। और इस संधि के द्वारा क्या होता है, जो सबसे बड़ा कारण, जो परिणाम होगा वो ये होगा कि मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति हो जाती है। 20 वर्ष तक अंग्रेजों और मराठों के बीच में फिर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध देखोगे, जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध अब होगा, ठीक है, वो कब होगा, तो वो 20 साल बाद ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हो रहा है, तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1806 के बीच में होगा। ठीक है, तो सालबाई की संधि से क्या हो गया था, आने वाले 20 वर्षों के लिए मराठों के साथ जो है शांति वार्ता हो गई थी। ठीक है, 20 वर्षों तक सारी सब कुछ शांत रहता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तु में प्रमुख कौन सी चीज थी, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी में बंगाल से बहुत सारी चीजें निर्यात की जाती थी। ठीक है, कोई एक चीज तो निर्यात की नहीं जाती थी, बहुत सारी चीजें निर्यात की जाती थी, लेकिन उन वस्तुओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रमुख कौन सी थी, बताइएगा। दिए गए ऑप्शन में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इस्पात कहेंगे, नमक कहेंगे, घोड़े कहेंगे या फिर सोरा कहेंगे। क्या आंसर कर दोगे, करेक्ट आंसर आप आंसर कर दोगे किसको, डी, सोरा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, सोरा कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का नवाब था, बताइएगा। दीवानी का मतलब क्या होता है, दीवानी का मतलब होता है राजस्व अधिकार। ठीक है, क्या हो जाए, राजस्व संबंधी अधिकार। ठीक है, राजस्व संबंधी अधिकार। तो आपको पता है 1757 में क्या होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं और अगला नवाब जो बनता है वो कौन बनेगा, तो वो बनता है मीर जाफर। और मीर जाफर ने क्या किया, तो मीर जाफर ने, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी है वो किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, अंग्रेजों को दे दी, याद रखिएगा। तो किस गवर्नर जनरल के समय में, आप आंसर कर दोगे मीर जाफर के समय। 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो है पराजित हो जाते हैं और उसके बाद नया नवाब बनाया जाएगा मीर जाफर को, और इसने क्या किया, अंग्रेजों को दीवानी प्रदान कर दी थी। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी, 5 वर्षीय बंदोबस्त, ठीक है, किसने लागू किया था, तो क्लाइव होंगे, वारेन हेस्टिंग होंगे, कॉर्नवालिस होंगे या फिर जॉन शोर हो जाएंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिए। बंगाल में 5 वर्षीय बंदोबस्त को किसने लागू किया,
क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर कौन जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। वारेन हेस्टिंग्स का समय क्या है? तो ये है 1772 से लेकर के 1784। भारत में सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो इन्हीं का है। सबसे लंबा कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? आप आंसर कर दोगे वारेन हेस्टिंग्स का है। इसके अलावा याद रखिएगा ये बंगाल के क्या थे? तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्या थे? तो बंगाल के पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा बंगाल के पहले क्या थे? तो ये गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा याद रखिएगा ये एक ऐसे गवर्नर जनरल है जिनके ऊपर इंग्लैंड जाने पर क्या होता है? महाभियोग का मुकदमा भी चलता है। ठीक है, क्या होता है? तो महाभियोग का मुकदमा भी चलता है। याद रखिएगा क्या होगा? तो महाभियोग का मुकदमा भी इनके ऊपर चला जाता है जब ये इंग्लैंड वापस जाते हैं। और क्या होता है? इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया था। द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। द्वैध शासन को क्या किया था इन्होंने? इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की है। ठीक है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको क्या हो जाएगा? टेलीग्राम का आपको लिंक दिखेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी इस क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।